Hello, friends. Today I am again here in front of you with a new topic, that is research design. Now, before I will talk about research design, firstly we will try to understand the meaning of research. Now, what is research? अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो रिसर्च का मतलब होता है कंटिन्यूअस सर्च फॉर नॉलेज. इट इज़ अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी, और यू कैन से इट इज़ अ वॉयज फ्रॉम नोन टू अननोन. तो इसी तरीके से हम जो भी काम नॉलेज गेन करने के लिए या जो भी सर्च हम नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च. अब इस रिसर्च को करने के लिए हमें एक मजबूत डिज़ाइन चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक ढांचा चाहिए जिसके अंतर्गत वो रिसर्च की जाती है. उसी ढांचे को, उसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रिसर्च. तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर कलेक्शन and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure. उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो अगर हम घर बनवाते हैं तो घर बनवाने के लिए हम एक आर्किटेक्ट से एक बढ़िया सा नक्शा बनवाते हैं. क्यों? क्योंकि हम उस सीमित स्पेस का एक अच्छा यूटिलाइजेशन चाहते हैं. ऐसे ही जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में हमारे पास भी लिमिटेशंस होती हैं, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, जैसे मनी, टाइम, मैन पावर. तो उन सब रिसोर्सेज का एक बेहतर इस्तेमाल हम कैसे कर पाएँ, वो सब हम रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू ही कर पाते हैं. अगर मैं बात करूं रिसर्च डिज़ाइन, तो ये रिसर्च डिज़ाइन या किसी भी रिसर्च का जो रिसर्च डिज़ाइन है वो हमें बताता है कि रिसर्च किस बारे में की जा रही है, कहाँ की जा रही है, कैसे होगी, कौन करेगा उसको, किस तरीके का डेटा हमें चाहिए होगा, वो डेटा हमें कहाँ उपलब्ध होगा, किस टाइम पीरियड में और कब तक वो रिसर्च कंप्लीट होनी है, सैम्पल हम कैसे निकालेंगे, कौन सी टेक्निक डेटा कलेक्शन की हम यूज़ करेंगे, डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, एंड सो ऑन. तो इन सारे प्रश्नों का जवाब, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें रिसर्च डिज़ाइन से ही मिल जाता है. अगर मैं फीचर्स की बात करूं रिसर्च डिज़ाइन के, तो रिसर्च डिज़ाइन हमें हेल्प करता है प्लान करने के लिए, क्योंकि प्लानिंग हम फ्यूचर को देख के करते हैं, तो रिसर्च भी जो की जाती है वो हमें प्लानिंग करने में हेल्प करती है. इसी तरीके से जो स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लान एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो फॉर दैट प्रॉब्लम or for that framing a particular strategy, we used to have a research, a valid research, and we need to have a research design also. Similarly, जो टाइम एंड कॉस्ट बजट्स हैं वो भी हमारे पास लिमिटेड है, और उनका भी उपयोग हम एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन के द्वारा ही कर सकते हैं. अगर मैं बात करूं अब रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स की, तो जितनी भी रिसर्च है उसमें हम 3 तरीके के रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं. पहला रिसर्च डिज़ाइन है जो कि यूज़ होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ में. इन रिसर्च स्टडीज़ को मैं फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़ भी कह सकता हूँ, इस नाम से भी ये जानी जाती हैं, जहाँ हमारा मकसद नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना होता है, नए इंसाइट्स को फाइंड आउट करना होता है. अब इसके 3 ऑप्शंस हैं या 3 इसके मेथड्स हैं. मैं कैसे ये कर पाऊँगा? या तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, उससे कंसर्न लिटरेचर को आप पढ़ें, ढूंढें. इस तरीके से मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. सेकंड, अगर उपलब्ध नहीं है तो इन दैट केस आई मे गो फॉर अ एक्सपीरियंसर, और जिसको भी और जहाँ भी एक्सपीरियंस उपलब्ध है उससे रिलेटेड, उनसे मैं बात कर सकता हूँ, उनका इंटरव्यू ले सकता हूँ और मैं डेटा को कलेक्ट कर सकता हूँ. अगर मान लीजिए ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास नहीं है, सो अब मैं क्या करूँ? तो आई कैन कोट एनी एग्जाम्पल विच आई सपोज इज़ बेस्ट फिट फॉर माई रिसर्च. मुझे जो भी लगता है कि ये मेरे रिसर्च के लिए सबसे बढ़िया है, मैं उसको अपने रिसर्च में यूज़ कर लूँगा. जैसे उदाहरण के तौर पर एक फ़िल्म आई थी तारे ज़मीन पर, जिसमें एक बच्चे का जो किरदार है वो डिस्लेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित है. और अगर मान लीजिए मैं उसी पे ही रिसर्च कर रहा हूँ या उसी जैसे बच्चों पर रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं इस फ़िल्म को अपने संदर्भ में, रिसर्च के संदर्भ में अगर यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक उदाहरण है इनसाइट स्टिमुलेटिंग का, कि मुझे लगता है कि ये रिसर्च को मैं कोट कर सकता हूँ, सो आई कैन कोट इट. देन नेक्स्ट काइंड ऑफ डिज़ाइन इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़ में जो यूज़ होता है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जनरली वो होती हैं जहाँ हम किसी भी रिसर्च को, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं. यानी कि ये रिसर्च
एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा भी की जा सकती है और वो सब अपनी ही तरीके से उस रिसर्च को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च वो होती हैं जहाँ पर हम सिम्टम्स को देखकर प्रॉब्लम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं या कह लीजिए सिम्टम्स बताते हैं, और उन सिम्टम्स को सुनकर डॉक्टर बीमारी की तह में या बीमारी तक पहुंचने की कोशिश करता है और सही बीमारी डायग्नोस होने पर ही सही दवा को वो बताते हैं। ऐसे ही पैथोलॉजी में भी यही काम होता है या यही तरीके की रिसर्च की जाती है। जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़। इनको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के नाम से भी जानते हैं और आज का ट्यूटोरियल इसी पर ही बेस्ड है। लेकिन इससे पहले कि मैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की बात करूं, मैं यहाँ ये बता दूं कि रिसर्च डिज़ाइन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यहाँ पर 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जो आगे मैं बात भी करूँगा। पहला प्रिंसिपल होता है यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीट करना, यानी कि हाइपोथेसिस में या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में वो रिसर्च अच्छी समझी जाती है जो रिपीटेड हो, कई बार की गई हो, ताकि जो रिजल्ट्स आते हैं हम उनमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई वेरिएशन है, अगर है तो कितना है। और अच्छी रिसर्च वही होती है जिसमें हर बार रिपीट करने पर लगभग हमें सेम रिजल्ट्स ही प्राप्त हों। सेकेंड प्रिंसिपल है इसमें रैंडमाइजेशन का। रैंडमाइजेशन हमारी बायसनेस को रिड्यूस करता है और एक अच्छी रिसर्च और वैलिड रिसर्च को प्रूव करता है। थर्ड प्रिंसिपल है यहाँ लोकल कंट्रोल का। लोकल कंट्रोल का यहाँ मतलब है जहाँ पर हमें कंट्रोल सिचुएशन में रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो ये 3 प्रिंसिपल जानना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को समझते हैं। पहला डिज़ाइन इस कंटेक्स्ट में है बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिज़ाइन। जैसा कि यहाँ नाम पर आप जा सकते हैं, समझ सकते हैं, विदाउट कंट्रोल डिज़ाइन है। यहाँ पर हमने कोई कंट्रोल मेजर नहीं लिया है और बिफोर एंड आफ्टर की स्टडी की गई है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि ये सारे डिज़ाइन फिशर ने दिए हैं और फिशर ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स फील्ड्स पे, एग्रीकल्चर लैंड्स पे, प्लॉट्स पर ब्लॉक बनाकर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ज़्यादातर वहीं के उदाहरण कोट किए गए हैं। तो उन्हीं को लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, टेस्ट एरिया एक लिया गया है। टेस्ट एरिया वो एरिया है जहाँ पर हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो ये एक प्लॉट ऑफ लैंड हो सकता है, फील्ड हो सकती है, एरिया मान सकते हैं हम इसको। फिर आप देख पा रहे हैं लेवल ऑफ फिनोमेना बिफोर ट्रीटमेंट, यानी कि अभी हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया है। ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या हो सकता है कि मान लीजिए हम एक फर्टिलाइज़र को चेक करने जा रहे हैं कि उससे प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है या उतनी ही रहती है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है। फिनोमेना यहाँ पर जो हम मेज़र करेंगे वो प्रोडक्टिविटी है। तो हमने क्या किया कि टेस्ट एरिया पर पहले हमने फिनोमेना को मेज़र कर लिया है, यानी प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर लिया है बिफोर ट्रीटमेंट। फिर हमने ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि फर्टिलाइज़र लगाया गया है, और उसके बाद हमने फिर से फिनोमेना यानी प्रोडक्टिविटी को आफ्टर ट्रीटमेंट मेज़र कर लिया है। सिंपल है। मैं अगर ट्रीटमेंट इफेक्ट की बात करूं तो बाद वाले में से मैं पहले वाला माइनस कर दूंगा, दैट इज़ y माइनस एक्स, एंड आई मे गेट द ट्रीटमेंट इफेक्ट। जो सेकंड डिज़ाइन है इट इज़ नोन एज आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिज़ाइन। अब यहाँ पर विद कंट्रोल डिज़ाइन है, यानी कि मैंने 2 एरिया लिए हैं, जिसको मैं एक को कह रहा हूँ टेस्ट एरिया और दूसरे को मैं कह रहा हूँ कंट्रोल एरिया। अब आप जैसा देख पा रहे हैं टेस्ट एरिया में सीधे मैंने ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि फर्टिलाइज़र को लगा दिया है, और उसके बाद मैंने फिनोमेना को मेज़र कर लिया, यानी प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर लिया है, और इसको मैं कह रहा हूँ वाई। कंट्रोल एरिया को मैंने ऐसे ही छोड़ा और उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, और उसके बाद मैंने जो प्रोडक्टिविटी यानी फिनोमेना को मेज़र किया उसको मैं कह रहा हूँ जेड। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट इफेक्ट आएगा वो आएगा वाई माइनस जेड। इसके बाद जो तीसरा डिज़ाइन है दैट इज़ बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिज़ाइन। अब ये इन दोनों डिज़ाइन से जो हमने पहले पढ़े हैं ये बेस्ट डिज़ाइन है, बेहतर डिज़ाइन है, जहाँ पर दोनों ही केसेस में यानी बिफोर और आफ्टर हमारी स्टडी हो रही है और विद कंट्रोल मेजर हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, like test area is there and control area is also there. You can see the time period 1 and time period 2. It means that we will study the phenomena which is productivity in time period 1 as well as again we will study the productivity in time period 2. कैसे करेंगे हम? आप देख पा रहे हैं टेस्ट एरिया में हमने पहले अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है किसी भी एरिया में, और हमने दोनों ही एरियाज़ में प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर लिया। मान लीजिए कि टेस्ट एरिया में जो प्रोडक्टिविटी आई उसको मैंने एक्स
नाम दिया है और कंट्रोल एरिया में मैंने नाम दिया है ए। इसके बाद मैंने टेस्ट एरिया में लगा दिया है ट्रीटमेंट यानी फर्टिलाइज़र, और फिर मैंने प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर लिया है। कंट्रोल एरिया में मैंने ना तो पहले लगाया था फर्टिलाइज़र और ना ही बाद में लगाया, लेकिन प्रोडक्टिविटी दोनों बार मैंने उसकी मेज़र की है। और ट्रीटमेंट अफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस जेड माइनस ए। ऐसा हमने क्यों किया ये जान लेते हैं। सपोज़ करिए कि बहुत सारे फैक्टर्स जो काम करते हैं जिसको हम एक्सट्रेनियस फैक्टर्स कहते हैं, जैसे कि बारिश है, मॉइस्चर है, खेत के किसी पोर्शन में अगर पानी ढंग से नहीं लग पाया है या अच्छा लग गया है, तो ये सारे ऐसे मेज़र हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करेंगे। तो इनको रिड्यूस करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट से, फर्टिलाइज़र के अफेक्ट में से मैं ये कंट्रोल एरिया को लेकर चलता हूँ, जो आप देख भी पा रहे हैं z माइनस ए में हट जाएगा। इसके बाद जो डिज़ाइन है उसको हम कहते हैं CR डिज़ाइन, कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। ये दो तरीके का होता है। जो पहला है इसमें वो है टू ग्रुप सिंपल रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। अब इसमें रैंडम टेक्निक यानी रैंडमाइजेशन का फैक्टर हमने ले लिया है, प्रिंसिपल ले लिया है। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेके मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन एक ली गई है। पॉपुलेशन इज़ व्हाट, जिस पे हम स्टडी करें दैट इज़ अ पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन एक स्टेट हो सकती है, एक सिटी हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। सो यहाँ मैं एक मान के चल रहा हूँ कि मैं एक ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी है जो ये जानना चाहती है कि एडवर्टीज़मेंट दिखाने के बाद क्या कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ी है या नहीं, ये चेक करना है। और कंपनी जो ऐड दे रही है वो इंसर्ट, जो आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जो इंसर्शंस आते हैं, लीफलेट्स आते हैं, उसके थ्रू वो एडवर्टीज़मेंट किया जा रहा है। और मान लेते हैं कि बरेली की पॉपुलेशन पे स्टडी की जा रही है, तो बरेली की पॉपुलेशन को हम एक समझ लेते हैं, पॉपुलेशन इज़ बरेली। रैंडम उसमें से मुझे सिलेक्शन करना है और मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर कॉलोनीज़ को या एरियाज़ को सेलेक्ट करता हूँ रैंडमली। तो यहाँ पर ये मेरा सैंपल हो जाएगा और मान लीजिए रैंडमली मैंने 8 कॉलोनीज़ अगर मैंने सेलेक्ट की हैं तो दैट इज़ अ सैंपल। और इसमें से फर्दर मैं रैंडमली असाइन कर दूंगा 4 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और 4 कंट्रोल ग्रुप में। और यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट बी, ये मैं अलग अलग ट्रीटमेंट है। मान लीजिए कि ट्रीटमेंट ए में यानी एक्सपेरिमेंट ग्रुप में मैं जो वो कॉलोनीज़ हैं उनमें जो न्यूज़पेपर जा रहा है उनमें एडवर्टीज़मेंट दूंगा, और ट्रीटमेंट बी जहाँ जो न्यूज़पेपर जा रहा है उनमें एडवर्टीज़मेंट मैं नहीं दूंगा या दूसरा एडवर्टीज़मेंट दूंगा अफेक्टिवनेस को जानने के लिए। और इस तरीके से मैं चेक कर पाऊंगा कि कौन सा एडवर्टीज़मेंट अफेक्टिव है या कौन सा ट्रीटमेंट अफेक्टिव है। इसका जो दूसरा पार्ट है इट इज़ रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइन। यहाँ ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि दो तरीके की पॉपुलेशन ली गई है। एक वो पॉपुलेशन है जो अवेलेबल फॉर स्टडी है और दूसरी वो पॉपुलेशन है जो कि हमें कंडक्ट अवेलेबल टू कंडक्ट ट्रीटमेंट है, यानी कि उस पर हमें ट्रीटमेंट देना है। अब ये एक पॉपुलेशन जो अवेलेबल टू स्टडी है ये नई भी हो सकती है, और जो कंडक्ट ट्रीटमेंट है ये हम ऑलरेडी इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हम फिर से इसको रिपीट करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ सपोज़ करके चलते हैं कि एक पॉपुलेशन बरेली की है और एक दूसरी पॉपुलेशन हमने ले ली है मुरादाबाद सिटी की। और यहाँ पर अगर हम इस ट्रीटमेंट को सेम जैसे इसमें हमने पहले देखा है या पहले हमने जैसे बात की है उसी तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। हमने 8 कॉलोनीज़ 8 कॉलोनीज़ दोनों सिटीज़ से सेलेक्ट कर ली हैं और उसको ग्रुप में फॉर्म कर लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 8 ग्रुप यहाँ पे बने हैं, यानी कि 16 कॉलोनीज़ दोनों तरफ से हमारे सामने आई। और उनको हमने एक ग्रुप में, ग्रुप 1 में 2 कॉलोनीज़, अगेन ग्रुप 2 में 2 कॉलोनीज़, और इस तरीके से 8 ग्रुप में हमारे पास 16 कॉलोनीज़ आ जाएंगी। 4 हमने ग्रुप जो ऊपर के हैं उनमें एक्सपेरिमेंट दिया है और नीचे के जो 4 ग्रुप हैं उनको हमने कंट्रोल ग्रुप में रखा है और सेम हमने एक्सपेरिमेंट दोबारा से यहाँ पर रिपीट किया है। इसके बाद जो डिज़ाइन है वो है रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन विच इज़ कॉल्ड एज RB डिज़ाइन। ये हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के लेकर मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी क्लास में 5 तरीके के हमने ग्रुप फॉर्म किए हैं बच्चों के। जो बच्चे जिनका IQ लेवल वेरी लो है, वो बच्चे जिनका IQ लेवल लो है, जिनका IQ लेवल एवरेज है, वो बच्चे जिनका IQ लेवल हाई है, और वो बच्चे जिनका IQ लेवल वेरी हाई है।
इनको हमने 4 तरीके के टेस्ट कराए हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। ये मैथमेटिक्स के टेस्ट हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट हो सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट का ये टेस्ट हो सकता है। और रैंडम इनको अप्लाई किया है। बच्चे रैंडमली कोई भी टेस्ट पहले दे रहे हैं और उनके मार्क्स हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिए हैं। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि क्या सही बच्चे सही ग्रुप में प्लेस किए गए हैं या नहीं। इसके बाद जो डिज़ाइन आता है वो है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। ये खासा अच्छा डिज़ाइन है, थोड़ा डिफरेंट है। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट तरीके के फर्टिलिटी लेवल हैं, यानी कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी की क्षमता है या जो फर्टिलिटी है उसकी, वो डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग एरियाज़ में। और यहाँ हमने 5 तरीके के फर्टिलिटी लेवल शो किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। सीड डिफरेंसेस हैं, यानी बीज में भी डिफरेंस है। और x1, x2, x3, x4, x5 5 तरीके के सीड डिफरेंसेस लिए गए हैं। जो आप देख रहे हैं ABCDE, ये ट्रीटमेंट्स हैं जो अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि एक ट्रीटमेंट एक तरीके के फर्टिलिटी लेवल और एक तरीके के सीड के साथ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ पहले रो में, तो पहले रो में अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए ट्रीटमेंट दिया गया है पहले फर्टिलिटी लेवल पर और x1 सीड पर। दूसरी रो में अगर ए आ रहा है तो वो दूसरे 5th फर्टिलिटी लेवल पर और x2 सीड पर दिया गया है। तो इस तरीके से मैं पूरी मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लूँगा और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करूँगा। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी ऑफ डिज़ाइन है, दैट इज़ फैक्टोरियल डिज़ाइन। ये भी 2 तरीके के हैं। सिंपल फैक्टोरियल डिज़ाइन पहले हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने कंट्रोल वेरिएबल में 2 लेवल लिए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में हमने ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट बी, 2 तरीके के ट्रीटमेंट है। लेवल 1 कंट्रोल वेरिएबल में मान लेते हैं IQ लेवल है। बच्चों का IQ लेवल हमने 2 तरीके से बांटा है। वो बच्चे जिनका IQ लेवल बहुत हाई है उनको लेवल 1 में रखा है, और वो बच्चे जिनका IQ लेवल लो है उन्हें हमने लेवल 2 में रखा है। ट्रीटमेंट ए मान लेते हैं कि हम ऑर्डिनरी तरीके से उनको अगर हम पढ़ाई करा रहे हैं तो दैट इज़ ट्रीटमेंट ए। और अगर हम लेटेस्ट मोड्स के साथ PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशन और लेटेस्ट हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, मोड्स एंड मीडियम्स हैं, उनके द्वारा अगर हम पढ़ाई करा रहे हैं तो दैट इज़ ट्रीटमेंट बी। और हर तरीके के बच्चे को, यानी हर ग्रुप के बच्चे को दोनों ही ट्रीटमेंट से गुजरना है, दोनों ही तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हमें कराने हैं। और उसके बाद उनके स्कोर्स को देखना है। जो स्कोर आएंगे वो सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 में लिखे जाएंगे। अगर मैं बात करूं सेल 1 की, तो सेल 1 यहाँ पर क्या है? सेल 1 डिनोट्स कि जो हाई IQ लेवल का जो बच्चा है, जो लेवल 1 में हमने बताया है हाई IQ लेवल, उसको जब ट्रीटमेंट ए दिया गया, यानी ऑर्डिनरी मेथड से जब हमने पढ़ाई कराई, तो उसका स्कोर क्या आया है वो सेल 1 में आएगा। और जब उसको हमने ट्रीटमेंट बी यानी लेटेस्ट मोड से पढ़ाई कराई है तो उसका स्कोर क्या आया है वो सेल 3 में आएगा। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट ए जहाँ दे रहे हैं वहाँ पे हमने एक कंट्रोल वेरिएबल और बढ़ा दिया है, जिसको हमने कहा है कंट्रोल वेरिएबल 2। मान लेते हैं कि ये कंट्रोल वेरिएबल 2 नॉलेज है। तो जैसा कि पहले था कंट्रोल वेरिएबल 1 जो कि हमने IQ लिया था, जहां लेवल 1 बता रहा था कि बच्चे का IQ लेवल हाई है और लेवल 2 बच्चों का IQ लेवल कम है। इसी तरीके से कंट्रोल वेरिएबल 2 हमने लिया है नॉलेज, और लेवल 1 बता रहा है कि बच्चे की नॉलेज हाई है और लेवल 2 बता रहा है कि बच्चे की नॉलेज बेस कम है। तो यहाँ पे जो सेल 1 है और दोनों ही ट्रीटमेंट से गुजरना है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं सेल 1 की बात करूं तो सेल 1 आपको बता रहा है कि वो बच्चे जिनका IQ लेवल हाई है और उनका नॉलेज बेस भी हाई है, जब उनको ट्रीटमेंट ए दिया जाता है तो क्या उनका स्कोर आ रहा है। सेल 3 बताएगा कि वो बच्चे जिनका IQ लेवल हाई है और जिनका नॉलेज बेस कम है, जब उनको ट्रीटमेंट ए दिया जाता है तब उनका स्कोर क्या आएगा। इसी तरीके से सेल 5 ये बता रहा है कि वो बच्चे जिनका IQ लेवल हाई है और जिनको नॉलेज बेस जिनका हाई है, जब उनको ट्रीटमेंट बी दिया जाता है तो उनका स्कोर क्या आता है। और वही बच्चे सेल 7 की अगर मैं बात करूं, वो बच्चे जैसे कि जिनका IQ लेवल हाई है और जिनका नॉलेज बेस कम है, जब उन्हें ट्रीटमेंट बी दिया जाता है तो उनका स्कोर क्या आता है। इस तरीके से मैं इस पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ ही ये रिसर्च डिज़ाइन का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी थी तो प्लीज़ रिमार्क या कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अगले ट्यूटोरियल में उसको सुधार पाऊँ। धन्यवाद।